डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समाजीकरण के अभिकरण और समाजीकरण के सिद्धांत। जैसे समाजीकरण के अभिकरण या इनको हम कहते हैं एजेंट्स, कि ऐसे कौन कौन से वाहक हैं जो समाजीकरण को करने में सहायता प्रदान करते हैं। जिन संस्थाओं या समूहों के माध्यम से समाजीकरण होता है उन्हें समाजीकरण की संस्थाएं या अभिकरण कहा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर पार्सन्स का कहना है कि बच्चा उस जैविकीय पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता और समाज का अंग बन जाता है। तो समाजीकरण के एजेंट्स में सबसे पहला नाम आता परिवार का, क्योंकि परिवार से ही शुरू में बच्चा समाज के बारे में सीखता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार का महत्व को देखते हुए चार्ल्स हॉर्टन कुले इसे मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कहते हैं, नर्सरी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। शिशु का प्रथम परिचय परिवार से ही होता है, जहां उसे समाज के मूल्य मानदंड से उसका परिचय कराया जाता है। इसे समाजशास्त्री समाजीकरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूलभूत संस्था मानते हैं। दूसरा है पीयर ग्रुप, क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह या खेल समूह में ही बच्चा आने वाले जीवन में स्वतंत्र होकर सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन जैसे गुणों को सीखता है। इसे परिवार में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि परिवार में सुरक्षा का माहौल होता है। शिशु अपनी स्वतंत्र भूमिकाओं को नहीं सीख पाता, वह यह क्रीड़ा समूह में ही सीखता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास में क्रीड़ा समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि वैसे बच्चे जिन्हें माता पिता अपने हम उम्रों के साथ खेलने नहीं देते, वे बच्चे अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और चुनौतियों से घबराने लगते हैं। तीसरा है पड़ोस या नेबरहुड। पड़ोस भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण अभिकरण है, विशेषतः ग्रामीण पड़ोस। बच्चे अपने पड़ोस में अच्छा खासा समय बिताते हैं, अतः पड़ोस का उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। पड़ोसी उनके व्यक्तित्व में अपने सुझाव, तारीफ, आलोचना आदि के माध्यम से विकास करने में सहयोग करते हैं। फिर है शिक्षण संस्थान। इसके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि आते हैं। आधुनिक समाज में तो शिक्षण संस्थान समाज परिवार से भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। बच्चे को जन्म देते ही शिशु गृह में पाला पोसा जाता है, क्रैच में, क्योंकि माता पिता आधुनिक समाजों में कामकाजी होते हैं। अतः बच्चों के जन्म से लेकर युवावस्था 2 से 25 साल लगभग वह शिक्षण संस्थाओं में ही समाजीकरण का कार्य करती है। वो औपचारिक रूप से समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों आदि का संचरण व्यक्ति में करती हैं, जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। फिर है स्टेट या राज्य। राज्य भी एक इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन के लिए। राज्य यह बताता है कि व्यक्ति से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं तथा राज्य के निर्माण में उसकी क्या भूमिका है। राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप ही व्यक्ति अपने व्यवहार का नियमन करता है। फिर धार्मिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। धर्म का भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है,
धर्म के माध्यम से व्यक्ति गलत सही, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक आदि के बारे में व्यवहार और विचार का विकास करता है। ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग, परोपकार, विश्वास जैसे गुणों के विकास में धर्म का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, फिर आती है हमारे पास समाजीकरण के सिद्धांत या थियरी। यहाँ पर बहुत सी थियरी दी गई हैं समाजीकरण को लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ल्स हॉर्टन को लेकर लुकिंग ग्लास थियरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत। कुलेन ने जो उनकी पुस्तक थी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में ये सिद्धांत दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ का। शिशु अपने जन्म के कुछ समय बाद ही यह समझने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह दूसरों की प्रक्रियाओं पर ध्यान देने लगता है। अपने में वह लोगों के क्रोध, शाबाशी जैसी भावनाओं को समझता है और अपने व्यक्तित्व को उसी के अनुसार ढालता है। अर्थात वह अपने विषय में वही सोचता जो समाज उसके विषय में सोचता है। यह व्यक्ति का स्व है, सेल्फ है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐश्वर्या राय के विषय में समाज सोचता है कि वो सुंदर है, इसलिए वह भी अपने बारे में सोचती है कि मैं सुंदर हूँ। यही उसका सेल्फ है कि जैसा सोसाइटी सोचती है वैसा ही व्यक्ति फिर खुद के बारे में विचार बनाता है। इस प्रकार स्व का विषय सामाजिक अंतक्रिया से विकसित होता है, सोशल इंटरेक्शन से विकसित होता। जब तक वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता या उसके कांटेक्ट में नहीं आता तो ये सब विकसित नहीं होता। जैसे कूले के शब्दों में स्व या अहम वह है जो ऊपर सोचता है, अहम सोचता है। आत्मदर्पण की जो ये अवधारणा है इसकी लुकिंग ग्लास सेल्फ की कूले की, वो उन्होंने विलियम थेकरे की एक पुस्तक थी द वैनिटी फेयर, उससे लिया है। फिर है मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी। मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में बताया कि व्यक्तित्व में सेल्फ स्व का बोध सामाजिक अंतक्रियाओं का परिणाम होता है। यह अंतक्रियाएं संकेतों के माध्यम से होती हैं। मैं व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने व्यवहार का प्रतिनिधि है। मुझे व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार की प्रतिक्रिया जो दूसरे बनाते हैं उसका प्रतिनिधि है। मैं और मुझे में अंतक्रिया का परिणाम सेल्फ का डेवलपमेंट है, स्व का विकास होता है। मैं और मुझे जैसा व्यक्ति खुद है और जैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं तो उन सब के इंटरेक्शन से उसका व्यवहार बनता है जो सेल्फ या स्व का विकास करता है। प्रारंभ में मैं और मुझे में विरोधाभास या अंतर होता है, परंतु आगे जैसे जैसे व्यक्ति की समाज में अंतक्रिया व्यापक स्तर पर होने लगती है मैं और मुझे एक हो जाते हैं। अर्थात जो समाज उस व्यक्ति के बारे में सोचता है वही व्यक्ति स्वयं के विषय में भी सोचने लगता है। अंतः समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज के सामान्य व्यवहारों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि कब कहाँ क्या करना और क्या नहीं करना। मतलब क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है और क्या उसे एक्सपेक्ट नहीं करती है। वो किससे होगा? आई, मी एंड सेल्फ की जो थ्योरी है, तो सेल्फ के डेवलपमेंट के बाद ऐसा होगा, स्व के विकास के बाद। फिर एक और बात यहाँ पर करते हैं, जनरलाइज्ड अदर, सामान्यीकृत अदर। यह व्यक्ति की अपने विषय में धारणा जो समाज के अन्य सदस्य उसके बारे में रखते हैं। मुझे सामान्यीकृत अन्य का प्रतिनिधि है, मी। वहीं मैं, आई है, विशेषीकृत अन्य का प्रतिनिधि है। यहाँ पर जो आई है, छोटा बच्चा है, उसके अंदर आई होता है मैं, तो स्पेशलाइज्ड अदर की बात करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो जनरलाइज्ड अदर, सामान्यीकृत अन्य में बदल जाता है। दुर्खीम का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर।
दुर्खीम ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने समाज और समूह को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इनके सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व या सामूहिक चेतना का सिद्धांत माना है। उनके अनुसार आत्म के विकास के लिए मुख्य रूप से समाज ही जिम्मेदार है। तो फिर नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना समाजीकरण है। उन्होंने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। समाज उस पर जैसा अंकित करता है, व्यक्ति उसी अनुरूप अपने व्यवहारों को संपन्न करता है। सामूहिक प्रतिनिधान ही सामाजिक तथ्य है। ये बात करते हैं इमानुएल दुर्खीम। फ्रायड का सिद्धांत भी काफी इम्पोर्टेंट है। फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। तो वो अपने सिद्धांत में कहते हैं कि काम प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने बताया, लिबिडो बात करते हैं यहाँ पर वो। फ्रायड को मनोविश्लेषण का पिता कहा जाता है। यह आत्म के विकास में समाज को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते। फ्रायड ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत में मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। फ्रायड ने समाजीकृत आत्म या स्व की अवधारणा को चुनौती दी है और कहा है कि आत्म और समाज में कोई तालमेल नहीं है। फ्रायड ने स्व को इड, ईगो और सुपर ईगो नामक 3 भागों में विभक्त किया है। देखते हैं ये क्या है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। यह मानव मूल प्रेरणा, प्रवृत्तियों और इच्छाओं का योग है। इड के सामने नैतिक, अनैतिक, अच्छा बुरा कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर वह किसी न किसी प्रकार से अपनी संतुष्टि रखता है। यह है अनकॉन्शियस माइंड। फिर है हमारे पास ईगो, कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अहम स्वयं का चेतन व तार्किक पक्ष, जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और यह इड पर नियंत्रण रखता है। इड के समान ही ईगो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता, फिर भी इड की तुलना कुछ ज्यादा नैतिकवान है। फिर सुपर ईगो सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। अवचेतन मन, पराअहम अर्थात सुपर ईगो सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों का योग है और यह हमेशा ही नैतिकताओं का सहारा लेता है और इड को भी और ईगो को भी नियंत्रित करता है, अपने कंट्रोल में रखता है। तो ये था हमारा समाजीकरण के एजेंट्स और उसके सिद्धांत। पसंद आए, समझ आए तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें।